हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर का। टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्युबिलिटी होता है क्या है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और साथ के साथ आज हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इट मींस हेनरीज लॉज। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी। पहला टॉपिक आ रहा है सॉल्युबिलिटी में, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड, तो सॉलिड को अगर लिक्विड में डिसॉल्व करा जाए और तो सॉल्युबिलिटी पे क्या क्या फर्क पड़ेगा, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, आज हम ये देखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोलती है। व्हेन अ पर्टिकुलर सॉल्यूट, व्हेन ए पर्टिकुलर सॉल्यूट सॉलिड dissolve in a particular solvent liquid so that in which no more solute dissolve at same temperature and pressure. Same temperature and pressure is called saturated solution. तो देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने पढ़ा है, क्या होता है जब सोल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होना बंद हो जाए। फॉर एग्जांपल आपके पास एक गिलास में पानी है, आप उसमें शुगर ऐड कर रहे हो, शुगर ऐड करते जा रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा कि इसमें शुगर ऐड होना, जिसे बोलते हैं शुगर ऐड होना या शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। उस सॉल्यूशन को उस टाइम पर हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखो, नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तब सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाए सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन पे। यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दोगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती रहती है, जैसे कि हम चाशनी बनाते हैं तो उसे हम सुपर सैचुरेटेड बोलते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद कर जाए किसी भी सॉल्वेंट के अंदर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे, जिसे बोल सकते हैं एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। ठीक है, अब ये सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड याद रखना, हम पढ़ रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब हम देखते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। It depends upon 3 factors. तो solubility of solid in liquid 3 factors पे डिपेंड करती है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। फर्स्ट, नेचर ऑफ solute and solvent। तो पहले किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे। कैसे डिपेंड करती है वो हम देखते हैं। तो स्टेटमेंट बोलती है, पहले स्टेटमेंट भी देखते हैं क्या बोल रही है और फिर समझेंगे। इफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट if intermolecular interactions are similar, intermolecular interactions are similar, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस सिमिलर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस, जिसको सिंपली बोलते हैं वी कैन से, हम उसे कह सकते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। इस लाइन का बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल है। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब होता है पोलर में डिसॉल्व होता है और नॉन पोलर में। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब है कि पोलर कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे और नॉन पोलर
नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। तो इसका मतलब होता है लाइक डिसॉल्व लाइक, इट मींस पोलर में डिसॉल्व होंगे और नॉन पोलर। तो यहाँ पे लिखा भी है सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट इफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस आर सिमिलर। इट मींस लाइक डिसॉल्व लाइक मींस पोलर जो होते हैं वो पोलर में सॉल्युबल होते हैं और जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर में सॉल्युबल। तो ये पहला फैक्टर था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसको नोट कर ले। अब हम सेकंड फैक्टर पढ़ लें। तो यहाँ पे जो सेकंड फैक्टर आता है वो आता है टेम्परेचर। सेकंड टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या फैक्टर होता है देख लो। टेम्परेचर हैज significantly affected on solubility of solid in liquid. Solubility of solid in liquid। तो टेम्परेचर का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। याद रखना हम सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं अभी, गैस की लिक्विड में के साथ बाद में आएगी, ठीक है। टेम्परेचर हैज सिग्निफिकेंटली इफेक्टेड ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इफ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी पढ़ा है सैचुरेटेड कौन होता है, नो मोर सॉलिड डिसॉल्व एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। If nearly saturated solution, the dissolution process is exothermic. The dissolution process is exothermic. The solubility is decreases। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता भी है कि अगर एक्सोथर्मिक हो तो सोल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड डिक्रीज होती है। क्या होती है, सोल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड डिक्रीज। अगर एंडोथर्मिक है, इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस, अगर एंडो हो तो इज एंडोथर्मिक। द सोल्युबिलिटी इज इंक्रीजेस। इंपॉर्टेंट है ये। अगर एंडोथर्मिक होगा तो सोल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीज करती है, ठीक है। सोल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीज करती है। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है डिसोल्यूशन प्रोसेस, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो टेम्परेचर का क्या रोल है, अगर एक्सोथर्मिक होगा, देखो कॉमन सी बात है अगर आप पानी को ठंडा करोगे तो देखा होगा ठंडे पानी में जो शुगर होती है, चीनी, लेट घुलती है। गर्मियों में नींबू पानी जब बनाया होगा तो हम तब उसमें चीनी घोलते हैं ठंडे पानी में, तो चीनी स्लो घुलती है। क्यों, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहे हैं, और टेम्परेचर डिक्रीज तो सॉल्युबिलिटी कम। अगर बात करें एंडो मतलब आप हीट दे रहे हो, गैस पे आपने गैस चला दी, उसमें चीनी डाल के घोल रहे हो गर्म पानी में, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है सॉलिड इन लिक्विड में। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो हम पढ़ रहे हैं वो सॉलिड इन लिक्विड पढ़ रहे हैं, ये याद रखना, क्योंकि आगे गैस इन जब लिक्विड पढ़ते हैं, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर, तो वहां पे थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। तो अगला करते हैं, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा था डिसोल्यूशन प्रोसेस। होता है क्या इसका मतलब, इफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, इफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, the concentration of solution is increases. The concentration of solution is increases. This process is known as dissolution process. डिसोल्यूशन प्रोसेस। जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं
तो कंसंट्रेशन अगर सॉल्यूशन की बढ़ रही है तो उसको हम डिसोल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है डिसोल्यूशन प्रोसेस, उसका मतलब है सॉलिड को सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व करें और कंसंट्रेशन ओवरऑल इंक्रीज करती जा रही है, उस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन प्रोसेस। तो पहला फैक्टर था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के लिए इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन सिमिलर होनी चाहिए, इट मींस लाइक डिसॉल्व लाइक। सेकंड आ रहा है टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर कम होता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, एंडो में टेम्परेचर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। थर्ड आता है प्रेशर, थर्ड पॉइंट आ रहा है हमारा यहाँ प्रेशर। तो प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, थर्ड पॉइंट प्रेशर। तो प्रेशर का इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। प्रेशर हैज सिग्निफिकेंटली या नेग्लिजिबल इफेक्ट बोल सकते हो, प्रेशर हैज नेग्लिजिबल इफेक्ट on solubility of solid in liquid, solid in liquid। तो यहां पे देखो प्रेशर हैज नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ बुकों में यहाँ पे नेग्लिजिबल की जगह पे नाम लिखा हुआ है नो, ठीक है, मैं दोनों लिख रहा हूं। प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो प्रेशर का क्यों इफेक्ट नहीं पड़ता सॉलिड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पे, क्योंकि दोनों एक सॉलिड है और एक लिक्विड। मींस मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर है, यहाँ पे समझते हैं इसको, ये एक पिस्टन लगा देते हम, तो ये एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास लिक्विड है नीचे ब्लूइश कलर का, स्काई ब्लू, और यहां पे ले लेते हैं गैस, ये येलो वाली गैस है, और सॉरी येलो वाला हम ले लेते हैं, हम सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं सॉलिड का लिक्विड में, येलो वाला सॉलिड है और ये ले लेते हैं लिक्विड। जब हम यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, यहां से प्रेशर लगा रहे हैं, हमें पता है बोथ सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। प्रेशर का दोनों के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, ना सॉलिड पे पड़ता है क्योंकि सॉलिड को हम कंप्रेस कर ही नहीं पाते हैं, इनकम्प्रेसिबल होता है। एक तरह से लिक्विड को भी इतना कंप्रेस हम कर ही नहीं पाते हैं। तो प्रेशर का दोनों के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, तो ये इसका रीजन है। तो प्रेशर का सॉलिड एंड लिक्विड के ऊपर कोई सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड के ऊपर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, दोनों ही इनकम्प्रेसिबल हैं, मतलब दोनों को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं ज्यादा, सॉलिड को तो बिल्कुल ही नहीं कर पाते हैं, लिक्विड को ना के बराबर करते हैं। इसलिए कुछ बुकों में नो इफेक्ट लिखा होगा और कुछ बुकों में नेग्लिजिबल इफेक्ट, पड़ता भी इफेक्ट तो ना के बराबर। तो तीन फैक्टर पढ़ लिए, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता या नेग्लिजिबल इफेक्ट, टेम्परेचर एक्सोथर्मिक में डिक्रीज, एंडो में इंक्रीज, और नेचर लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर पोलर में, नॉन पोलर में। तो ये हमने देखा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो पहली सॉल्युबिलिटी हमने पढ़ी है सॉलिड इन लिक्विड। अब हम जो पढ़ने वाले वो सॉल्युबिलिटी है गैस इन लिक्विड। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके 12th और सीबीएसई बोर्ड और एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो अब पोर्शन आएगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो सेकंड हम पढ़ रहे हैं गैस इन लिक्विड। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। तो अगला टॉपिक गैस इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड कंप्लीट, अब आता है गैस इन लिक्विड, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे हेनरी लॉ। हेनरी लॉ से पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्या बोलता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड is greatly affected
is greatly affected on temperature, greatly affected of temperature and pressure. किन चीजों का इफेक्ट पड़ेगा? टेम्परेचर एंड प्रेशर. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यहाँ पे फुल स्टॉप है. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड is increases with increase in pressure. तो यहाँ पे देख लो, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का टेम्परेचर और प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस को जब हम लिक्विड के अंदर सॉल्युबल करते हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्रेशर और टेम्परेचर का आता है. और यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर. प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज करता है. और इसको एक्सप्लेन कराता है हेनरीज ने फर्स्ट टाइम. तो अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हेनरी लॉ. तो काफी इंपॉर्टेंट है हेनरी लॉ. करते स्टार्ट. हेनरी लॉ क्या बोल रहा है और क्या क्या स्टेटमेंट है इसकी. तो हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ स्टेटमेंट क्या बोलते हैं देख लो. इट स्टेट दैट at constant temperature, the solubility of gas in liquid is directly proportional to the ये ओ लिखा है, proportional to the pressure of the gas, it means, तो देखो जो solubility है गैस इन लिक्विड, solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure of the gas. जो solubility है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? प्रेशर के. किसके? प्रेशर. इट मींस M is directly proportional to P. M is directly proportional to P. M है मास ऑफ गैस. कितनी गैस डिसॉल्व हो रही है? मास ऑफ गैस. वो प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के. किसके? प्रेशर के. इट मींस जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा मास ऑफ गैस डिसॉल्व हो जाएगी लिक्विड के अंदर. प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है. तो प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट. क्या बोलते हैं? हेनरीज कांस्टेंट. तो हेनरी कांस्टेंट की पहली स्टेटमेंट बोलती है कि जो सॉल्युबिलिटी है गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर. प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी. इसकी हम एप्लीकेशंस और बहुत सारे एग्जांपल अभी लेंगे, बट उससे पहले इसकी सेकंड स्टेटमेंट भी करते हैं. तो पहली स्टेटमेंट तो समझ आ गई, यहाँ पे समझ आ रही होगी कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी. मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी मास ऑफ गैस इन लिक्विड इज इंक्रीजेस. तो ये नोट कर लेना. अब हम इसकी सेकंड स्टेटमेंट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. तो सेकंड स्टेटमेंट और करके लिख रहे हैं. तो आ रही है सेकंड स्टेटमेंट हेनरी लॉ की. इट स्टेट दैट at constant temperature क्या होना चाहिए? constant. the partial pressure of gas in vapor phase P is directly proportional to the mole fraction of the gas, to the mole fraction
mole fraction x of the gas in the solution. तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट क्या बोलती है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन, किसके, मोल फ्रैक्शन. इट मींस प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन. अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो देख लो. जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन. और मोल फ्रैक्शन यहाँ पे सॉल्युबिलिटी, क्या है मोल फ्रैक्शन यहाँ पे, तो सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन. सॉल्युबिलिटी को किसके टर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को. तो प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है, वही सेम स्टेटमेंट हुई कि प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है. यही है ना, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन. प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, KH(x), पार्शियल प्रेशर है और x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्युबिलिटी को, और KH इज हेनरीज कांस्टेंट. क्या है यहाँ पर, हेनरी कांस्टेंट. कभी भी कोई पूछे कि यहाँ पे x जो है मोल फ्रैक्शन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्युबिलिटी को, तो यहाँ पे नोट करके लिख भी लेना, सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन. ठीक है. तो हेनरी लॉ की दोनों स्टेटमेंट क्या बोल रही है, पहली स्टेटमेंट बोल रही थी solubility of gas in liquid directly proportional to the pressure of the gas, हम is directly proportional to P. Second statement बोल रही है partial pressure of gas in vapor phase directly proportional to the mole fraction. प्रेशर बढ़ाने पे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा मींस सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी. दोनों स्टेटमेंट एक ही चीज बता रही है. हेनरी कांस्टेंट ये KH होता है और इसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट, वैल्यू नहीं यूनिट लिख लेना, वैल्यू की जरूरत नहीं है, वैल्यू तो डिफरेंट होती है गैसेस की. यूनिट ऑफ के इज ATM में भी हो सकती है, बार, एक मिनट, और के बार. के यहाँ पर केल्विन नहीं है, के यहाँ पर क्या है, किलो. के क्या है यहाँ पर, किलो बार. कई बार न्यूमेरिकल्स में के बार लिखा होता है, कुछ बच्चे से केल्विन समझ लेते हैं, बट ये है क्या, किलो बार. किलो मींस 10 की पावर 3 बार. तो ये इसकी यूनिट है के की, ATM बार एंड किलो बार. अब आते हैं हेनरी लॉ का ग्राफ. तो ग्राफ भी देख लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन होगी. एक मिनट. तो हेनरी लॉ का ग्राफ, तो हम किसके वर्सेस किसका ग्राफ बना रहे हैं, मोल फ्रैक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर, या पार्शियल प्रेशर बोल लो, पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, इस वाली स्टेटमेंट से. तो दिख रहा है जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन. क्या होता है, स्ट्रेट लाइन. और ये जो लाइन है स्लोप क्या है यहाँ पर, स्लोप इज इक्वल टू KH. स्लोप क्या है, KH कांस्टेंट. ये ग्राफ बना कैसे ये भी देख लेते हैं. अभी हमारी देखो इक्वेशन थी P इज इक्वल टू KH(x). तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, बीच वाला स्लोप है KH, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. तो प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का हम यहाँ पे कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, और स्लोप क्या है आपका, KH जो स्ट्रेट लाइन है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है. बट ये बनता कैसे वो भी देख लेते हैं. यहाँ पर हमें पता है मैथ्स में आपने इक्वेशन पढ़ेगी y इक्वल टू mx प्लस c. ये ग्राफ की इक्वेशन होती है, सबने पढ़ा होगा इसको 9th 10th में भी. y एक्सिस है, ये y एक्सिस पे क्या है, प्रेशर. ठीक है. x एक्सिस पे क्या है,
एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन, एक्स एक्सिस पे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, स्लोप। सी होता है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट। तो देखो इक्वेशन किस फॉर्म में, y इक्वल टू एम एक्स, इंटरसेप्ट है ही नहीं, प्लस में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है, वो लाइन जो y एक्सिस को कट करे, वो लाइन जो y एक्सिस को कट करे। बट यहाँ पर एक मिनट इसको साइड कर लेते हैं, वो लाइन जो y एक्सिस को कट करे वो आता है आपका c इंटरसेप्ट, बट यहाँ पे प्लस में कुछ भी नहीं है, तो इंटरसेप्ट है ही नहीं। तो इंटरसेप्ट नहीं है तो लाइन आपकी कहाँ से स्टार्ट होगी, ओरिजिन से। कहने का देखो क्या मतलब है, आपने कुछ इस टाइप की ग्राफ भी पढ़े होंगे, जैसे फिजिक्स वगैरह में या कहीं पर कुछ ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे हम, केमिकल काइनेटिक्स में। तो उसमें देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक y एक्सिस पे चला गया, एक x एक्सिस पे, स्लोप ये रहा, c मतलब इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। पॉजिटिव इंटरसेप्ट का मतलब होता है ये y एक्सिस को पॉजिटिव से कट कर रहे हैं। कहां से कट कर रहे हैं, y एक्सिस को पॉजिटिव से। अगर इंटरसेप्ट है ही नहीं तो y एक्सिस को कोई लाइन कट ही नहीं कर रही, तो कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। इसलिए y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m या x, कुछ भी कर लो, उसका ग्राफ कहां होता है, एक ओरिजिन से स्टार्ट। कहां से होता है, ओरिजिन से। अगर इंटरसेप्ट इसमें होता, इस इक्वेशन में कोई इंटरसेप्ट होता तो ग्राफ हमारा पॉजिटिव इंटरसेप्ट यहाँ पे से जाता, और अगर नेगेटिव इंटरसेप्ट होता तो y एक्सिस को नीचे से कट करता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ओरिजिन से क्यों जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें इंटरसेप्ट है ही नहीं। इंटरसेप्ट है ही नहीं तो y एक्सिस को कहीं से कट ही नहीं कर रहा, तो ग्राफ स्टार्ट होगा एक जीरो, मतलब यहाँ से ओरिजिन से। और अगर इंटरसेप्ट कुछ होता तो पॉजिटिव वाला वहां से जाता, नेगेटिव वाला ऐसे जाता। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन इसलिए होता है क्योंकि उसमें इंटरसेप्ट है ही नहीं, सिर्फ स्लोप होता है। स्लोप हो रहा, इंटरसेप्ट है ही नहीं था, इसलिए स्ट्रेट लाइन। तो ये है हमारा हेनरी लॉ का ग्राफ, इसको नोट कर लो। अब हम इसी के KH और इसके डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो याद रखना हेनरी लॉ का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और दो स्टेटमेंट है, पहला m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p एंड सेकंड p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो अब हम करते हैं अगला, हमने यहाँ पे क्या क्या कंक्लूजन देखा वो हम देखते हैं। फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन। तो क्या क्या कंक्लूजन्स यहाँ पे निकली है। फर्स्ट, different gases have different KH value, different है, ठीक है, different KH values. This suggested that KH is the function of nature of gas. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी पहली लाइन डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यूज। अब जो यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू होती है, डिफरेंट गैसेस की डिफरेंट होती है। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट गैसेस की डिफरेंट KH वैल्यू होती है। तो टेम्परेचर की कंडीशन लिख देते हैं हम, एट, एक मिनट इसको रब कर दूं पहले, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ठीक है, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यू एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हर गैस की अपनी अपनी KH वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो रूम टेम्परेचर पे सबका KH डिफरेंट होगा, बट सॉल्युबिलिटी सबकी इंक्रीज होगी प्रेशर बढ़ाने पे, अलग अलग रेट से होगी, बट होगी एक कांस्टेंट वे में। इसलिए प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, बट KH की वैल्यू डिफरेंट होती है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, KH की वैल्यू डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होती है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे।
बट सोल्युबिलिटी सभी होगी एक कांस्टेंट रेट से। N2 का भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा, O2 का भी स्ट्रेट लाइन, हाँ, बट वैल्यू सबकी अपनी अपनी होगी डिफरेंट। इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में आता है हेनरी लॉज में। सेकंड, इफ वैल्यू ऑफ KH is increases, अगर KH की वैल्यू बढ़ जाए, then solubility of gas in liquid is also increases, also बड़ा डालना is increases। तो हमें पता है, देखो जो प्रेशर इज इक्वल टू KH होता है, अभी अभी हेनरी लॉज पढ़ा है हमने पीछे, देख सकते हो जरा, P इज इक्वल टू KH, तो P अपॉन KH इज इक्वल टू हो जाएगा X, और X क्या होता है, मोल फ्रैक्शन मींस सॉल्युबिलिटी। अगर KH बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली। अगर आप KH को इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, और K को अगर डिक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो सेकंड पॉइंट है, इफ द वैल्यू ऑफ KH इज इंक्रीजेस देन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डिक्रीजेस, उल्टा लिख देता, सॉरी, इज डिक्रीजेस। ठीक है, वो बाय मिस्टेक हो गया था। देन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डिक्रीजेस, दोनों तो एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अब थर्ड फैक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसको राइट में लिख लेते हैं। थर्ड पॉइंट, इंक्रीज द वैल्यू, सॉरी एक मिनट, द वैल्यू ऑफ KH is increases with increase in temperature, तो KH कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है, मैक्सिमम कांस्टेंट इंक्रीज ही करते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे, और हेनरी कांस्टेंट भी इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पे। टेम्परेचर बढ़ाने पे KH बढ़ रहा है, देन solubility of gas in liquid is decreases, इट मींस देखो टेम्परेचर बढ़ाने पर KH जो है बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे KH बढ़ता है, KH की वैल्यू इंक्रीज करती है अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो। एक एक स्टेटमेंट पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। KH कब बढ़ता है, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो। KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ाया KH बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ाया KH बढ़ गया, और फॉर्मूला बोलता है कि KH जैसी बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी घट गई। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देख लो, टेम्परेचर बढ़ाने पे KH बढ़ा, और जैसे ही KH बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी घट गई, इट मींस सॉल्युबिलिटी घट गई। और हम किस सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, गैस इन लिक्विड। तो लिखा भी हुआ है, देन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डिक्रीजेस, इंपॉर्टेंट है। और इसका अपोजिट, टेम्परेचर घटाने पे KH भी घट जाएगा और सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी वजह से यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं जहाँ टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम मतलब गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है वाटर में। इट मींस ठंडे पानी के, जो ठंडा पानी एक तरफ गर्म पानी, किसमें सॉल्युबिलिटी ज्यादा आएगी, जिसका टेम्परेचर कम होगा उधर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, और जहाँ टेम्परेचर ज्यादा वहाँ सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो याद रखना, इसी पे एक नोट लिखते हैं, इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। एक्वेटिक एनिमल्स जनरली ऐसा देखा जाता है और ऐसा होता भी है प्रैक्टिकली। एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर।
इन कोल्ड वाटर। एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं कोल्ड वाटर में अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं बिकॉज solubility increases with decrease in temperature। और ये कौन पता है? अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉज। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉज सोल्युबिलिटी इंक्रीज करता है टेम्परेचर घटाने पर। ये रहा, टेम्परेचर कम सोल्युबिलिटी बढ़ रहा है, ठीक है। इसी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे किसमें? कोल्ड वाटर में एज कंपेयर टू हॉट वाटर। और आपने बहुत सी वीडियोस में ऐसा देखा भी होगा कि जो गर्म पानी के समुद्र होते हैं उसमें जो एक्वेटिक एनिमल्स कभी आपको सरफेस पे दिखते ही नहीं है, ऐसा लगता है जैसे समुद्र पूरा खाली पड़ा हुआ है। पर दूसरी तरफ अगर आप देखोगे जो ठंडे पानी के समुद्र होते हैं वहाँ शार्क, व्हेल और छोटी मोटी फिशेज होती है वो ऊपर से ही फ्लोट करते हुए दिखती होगी आपको तैरते हुए। वो ऐसा क्यों होता है कि गर्म पानी में क्या होता है? सॉल्युबिलिटी कम होती है गैस की, मतलब वहाँ ऑक्सीजन बहुत कम है जितना पानी गर्म है सरफेस पे। तो ऑक्सीजन कम है तो एक्वेटिक एनिमल सरफेस पे आएंगे ही नहीं। पर ठंडे पानी में ऐसा होता नहीं है, ऑक्सीजन बराबर है क्योंकि टेम्परेचर घटाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, इसलिए वो सरफेस पे घूम रहे होते हैं आराम से। तो याद रखना आज के बाद कभी भी समुद्र की तरफ जाओ तो याद रखना जो गर्म पानी के समुद्र होते हैं उनमें जो एक्वेटिक एनिमल सरफेस पे क्यों नहीं आते? अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। और वही ठंडे पानी के समुद्र में जो एक्वेटिक एनिमल सरफेस पे इजीली दिखते हैं क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस हाई होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था काफी, तो पता होना चाहिए हेनरी लॉ का, ये पूछा भी जाता है कई बार। अब आते हैं यहाँ पे हेनरी लॉज की एप्लीकेशंस। तो क्या क्या एप्लीकेशन है अब हम वो पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ पे हेनरी लॉज यूज होता है। तो ये तो पता चल गया कि प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। अब देखते हैं डेली लाइफ में या इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। एप्लीकेशन फर्स्ट, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ soft drinks and soda water the bottle is sealed under the high pressure लिखा है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर द बॉटल इज सील्ड अंडर द हाई प्रेशर। आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक की जब बॉटल्स होती है उसके अंदर गैसेस काफी ज्यादा अमाउंट में स्टोर करी जाती है। ऐसा क्यों? मान लेते हैं ये बोतल है, ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, जब कंपनी में इसको प्रिपेयर करा जाता है फैक्ट्रीज वगैरह में तब इसमें लिक्विड फिल करते हैं वो, और लिक्विड के साथ साथ क्या फिल करते हैं? CO2 गैस। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 डाल लेना, CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर। जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक होती है उसमें कौन सी गैस होती है? CO2 को जैसे इसमें फिल करते हैं तो हाई प्रेशर पे बोतल को सील कर देते हैं। हाई प्रेशर मतलब जैसे ही प्रेशर बढ़ाया तो CO2 इस लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगा? सॉल्युबल, क्योंकि हेनरी लॉ बोलता है कि प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज करती है। इसको पैक कर दिया, पर जैसे ही हम इसे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लाते हैं तो सारी CO2 बाहर आती है। इसलिए तब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो जैसे ही बोतल को हम ओपन करते हैं तो हमने देखा होगा उसमें से बबल्स बाहर आते हैं। तो बबल्स किसके होते हैं? CO2 के क्यों होते हैं? क्योंकि CO2 को हाई प्रेशर पे स्टोर करा जाता है। क्यों करा जाता है? पहले तो देखो, वो तो हमें पता चल गया कि कैसे करते हैं। हेनरी लॉ बोलता है कि प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो जैसे ही प्रेशर पे हाई प्रेशर पे स्टोर करा बोतल को तो सॉल्युबिलिटी उसकी इंक्रीज होगी, मींस CO2 लिक्विड के अंदर सॉल्युबल हो गया और तुरंत पैक कर दिया। अब ऐसा करा क्यों जाता है? इसके पीछे बेसिक सा रीजन है कि उस ड्रिंक को सर्व करते टाइम एक तो वो देखने में अच्छी लगती है बबल्स निकलते हुए, दूसरा पीते टाइम भी थोड़ा टेस्ट आता है। जैसे बोलते हैं ना कि पीते पीते कई बार डकार आ जाती है, वो टेस्ट बार बार हमें फील दिलाता है कि हमने कोल्ड ड्रिंक पी है। तो ये रीजन होता है मेन CO2 को उसमें फिल करने।
बट उसी कोल्ड ड्रिंक को काफी टाइम तक आप ओपन रख दो तो उसकी सारी गैस बाहर निकल जाती है, बबल्स निकलते निकलते। फिर उसके बाद अगर आप पियोगे तो उसमें वो फ्लेवर या टेस्ट जो होता है वो प्रॉपर आ नहीं पाता। तो CO2 का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। इसको कैसे स्टोर करा जाता है? हेनरी लो के प्रिंसिपल पे ही, या बोल सकते हैं हेनरी लो के स्टेटमेंट पे ही, कि प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है और प्रेशर घटाओगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे CO2 सारी निकल जाती है बाहर। तो सेकंड आता है एप्लीकेशन। तो हमें पता है तब जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ये पहाड़ है, ठीक है, ये आप यहाँ पे चढ़ गए हो, आपने देखा होगा जैसे कभी पहाड़ी या माउंटेन एरियाज में जाते हो, कश्मीर साइड, हिमाचल साइड, तो जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड, जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का O2 का, वो डिक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे हम प्रेशर नहीं बोल सकते, या फिर सिंपल सा, जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो, जो कंसंट्रेशन होता है, प्रेशर भी हटा लो नॉर्मल सा, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज कर जाता है। वो बोल सकते हैं कि जो प्रेशर भी है वो डिक्रीज कर जाता है ऑक्सीजन का। अगर प्रेशर कम है ऑक्सीजन का और कंसंट्रेशन भी हाई एल्टीट्यूड पे थोड़ी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो जाता है हाई एल्टीट्यूड पे। प्रेशर कम है तो बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन भी डिक्रीज कर जाएगी। इसलिए जो हाई एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, समझना इसको, इसलिए जो ऊंचाई पे रहते हैं, आप ऊंचाई पे जाओगे तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे कम होता जाता है। इतना कम नहीं कि बिल्कुल ही कम। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। प्रेशर कम होता है तो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जिसके कारण जो हाई एल्टीट्यूड पर रहते लोग, उनको एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसको बोलते हैं एनोक्सिया। और इस कंडीशन में क्या होता है कि सर में दर्द, सुनने की कैपेबिलिटी कम होना, और इंटरनली वो थोड़े से वीक होते हैं, थोड़े से, ज्यादा नहीं थोड़े से। इस सिम्टम्स को बोलते हैं एनोक्सिया। ऐसा होता है क्या? देख लो, अब इसकी स्टेटमेंट भी लिखते हैं। एट हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर of oxygen is lower than the ground level. This ground level, यहाँ पे लिख देता हूँ, LEVEL level, ठीक है। This leads to the low concentration of oxygen of people living at high altitudes or climbers। जो हाई एल्टीट्यूड पे जो चढ़ते हैं क्लाइंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन द ग्राउंड लेवल। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो ग्राउंड लेवल के कंपेयर में आपकी जो पार्शियल प्रेशर है वो ऑक्सीजन का कम हो जाएगा। दिस लीड टू द लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड और क्लाइंबर्स, जिसके कारण जो उनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। किनके अंदर होती है? जो हाई एल्टीट्यूड्स पर रहते हैं या फिर जो चढ़ाई करते हैं ऊंची जगहों पे। दिस लो ऑक्सीजन कॉज लो ऑक्सीजन causes climbers become weak and unable to think properly। जिसके कारण क्या हो जाते हैं? जो क्लाइंबर्स जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं या चढ़ते हैं वो वीक हो जाते हैं, उनको अनेबल टू थिंक प्रॉपरली, सोचने समझने की कैपेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। सिम्टम्स ऑफ कंडीशंस is known as
तो इस कंडीशन को बोलते हैं एनोक्सिया। एनोक्सिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो दोबारा बताते थे, जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाएगा, जिसके कारण टिश्यू और ब्लड में कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन घट जाएगी, क्योंकि हेनरी लॉ बोलता है प्रेशर कम तो सोलिबिलिटी कम, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन घट गई तो जो हाई एल्टीट्यूड पे जो लोग रह रहे हैं उनमें के अंदर क्या इश्यू आ जाता है कि वो वीक हो जाते हैं और सोचने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है, और इस कंडीशन को एनोक्सिया बोलते हैं। ठीक है, तो पहला क्या आता है कि तब बोतल को सील करा जाता है हाई प्रेशर पे, तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ सोलिबिलिटी बढ़ती है। सेकंड बता रहा है कि जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जिससे एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं एनोक्सिया। अब थर्ड आ रहा है, ये तो पता चल गया हम ऊंचाई पे जा रहे हैं तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, बट अब आप पानी के अंदर जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। यहाँ पे उससे अपोजिट केस है, तो अब देखते हैं कि वाटर के अंदर क्या होगा। इसका थर्ड है एप्लीकेशन डीप सी डाइवर्स और स्कूबा डाइवर्स। हमने देख लिया ऊंचाई पे जब जा रहे हैं तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो रही है और प्रेशर कम, बट अब समुद्र के अंदर जा रही है, हमारे पास सी है, ठीक है, समुद्र, और आप इसके अंदर जा रहे हो डीप नीचे की तरफ, ठीक है, समुद्र की गहराई में। डीप सी डाइवर स्कूबा डाइवर मतलब होता है गोताखोर, जो पानी के अंदर स्विमर्स होते हैं, जो अंदर तक जाते हैं काफी, ठीक है। अब जैसे जैसे अंदर जाते हैं हमें पता है प्रेशर इंक्रीज होता है, क्योंकि वाटर जो होता है एक प्रेशर एक्सर्ट करता है हमारी बॉडी के ऊपर। अब प्रेशर बढ़ रहा है तो सोलिबिलिटी बढ़ेगी, ये हमें पता है। देखो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करेगा तो सोलिबिलिटी बढ़ेगी, मतलब एक्स मींस सोलिबिलिटी भी बढ़ेगा। हेनरी लॉ बोलता है प्रेशर बढ़ेगा तो सोलिबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो O2 की सोलिबिलिटी बढ़ रही है, बट एटमॉस्फेयर में तो N2 भी होता है, तो N2 की सोलिबिलिटी भी बढ़ती है। O2 तो यूज हो जाता है मेटाबॉलिज्म में, बट N2 यूज नहीं हो पाता, नॉट यूज्ड इन मेटाबॉलिज्म। अब यूज नहीं हो पा रहा तो आपने देखा होगा वीडियोस में या कभी कार्टून्स में, तब स्कूबा डाइवर तब पानी में सांस लेते तो मुंह से बबल्स छोड़ते हैं, तो वो बबल्स किसके होते हैं, जो ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन यूज नहीं हो पाती, तो वो बबल्स किसके होते हैं, अनडिसॉल्व नाइट्रोजन। तब वो बबल्स बॉडी से छोड़े जाते हैं तो बॉडी में एक पेन सा स्टार्ट हो जाता है सभी जॉइंट्स पे, और वो नर्व इंपल्सेस पे इफेक्ट डालते हैं। किस पे डालते हैं, जिस टाइम पे वो बबल्स को बॉडी से निकाला जाता है तो बॉडी के नर्व इंपल्सेस पे इफेक्ट डालता है, जिससे जॉइंट्स वगैरह में पेन होता है, और उस कंडीशन को बोलते हैं बैंड्स और डीकंप्रेशन सिकनेस। डीकंप्रेशन डबल एस है, ठीक है, डबल एस ION, सिकनेस। तो दोबारा देख लो, जैसे ही स्कूबा डाइवर नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ता है तो सोलिबिलिटी बढ़ती है अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। O2 N2 सोल्यूबल होंगे, O2 यूज कर जाएगा बॉडी के अंदर, बट N2 यूज नहीं हो पाता तो वो अनडिसॉल्व फॉर्म में हो जाएगा। अनडिसॉल्व फॉर्म में तो तब वो बबल्स को जो रिलीज करते हैं पानी में वो N2 के बबल्स होते हैं, और वो नर्व इंपल्स पे इफेक्ट डालते हैं, और नर्व इंपल्स पे इफेक्ट डालने की वजह से आपकी बॉडी के जॉइंट्स जो होते हैं उनमें पेन होगा, उस कंडीशन को बोलते हैं बैंड्स। क्या बोलते हैं, बैंड्स और डीकंप्रेशन सिकनेस। तो ये भी पूरा हेनरी लॉज पे ही बेस्ड है, जितना आप गहराई पे जाओगे आपके ऊपर प्रेशर उतना ही आएगा, और सॉलिबिलिटी O2 की उतनी बढ़ेगी, और N2 की वजह से नर्व इंपल्सेस में इफेक्ट उतना ज्यादा ही आएगा। तो इसकी स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं। When divers goes inside the water, according to Henry laws, हेनरी लॉ बोलता है कि solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid is increases with increase in pressure,
ठीक है, जैसे स्कूबा डाइव अंदर की तरफ जाएगा तो हेनरी लॉ बोलता है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ती है, इंक्रीज इन प्रेशर। सॉरी वो बीच में कैमरा डिस्कनेक्ट हो गया था। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो व्हेन डाइवर्स गोस इनसाइड द वाटर अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, सोल्युबिलिटी बढ़ रही है, देन एक मिनट, then both O2 and N2 dissolve in blood and other body fluids. Solubility बढ़ रही है तो ऑक्सीजन का जो लेवल है हमारी बॉडी फ्लूइड्स और ब्लड में इंक्रीज करेगा। Then O2 is used as a metabolism, as in मेटाबॉलिज्म। ऑक्सीजन आपकी बॉडी में बढ़ रहा है तो ये तो मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा है, बट N2 will undissolved and formed bubbled when diverse comes normal atmospheric pressure. ATM is atmospheric pressure. तब डाइवर्स नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आते हैं, अभी बताया था। तो जो वो बबल्स को रिलीज करते हैं वो किस पे इफेक्ट करेंगे? दिस बबल इफेक्ट नर्व इंपल्सेस। दिस बबल्स इफेक्ट्स नर्व इंपल्सेस। ये नर्व इंपल्सेस के ऊपर इफेक्ट डालते हैं एंड गिव अ डिसीजेस बोलो या सिम्टम्स कॉल्ड बैंड्स। और बैंड्स में होता है क्या, जितने भी जॉइंट्स होते हैं बॉडी में वो सब पेन करने लग जाते हैं। बैंड्स और डिकम्प्रेशन सिकनेस। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ से आप अपने आप भी लिख सकते हो कि डाइवर्स जब समुद्र के नीचे जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करता है। प्रेशर इंक्रीज करा तो O2 और N2 की सॉल्युबिलिटी भी ब्लड के अंदर बढ़ती है। O2 तो यूज हो जाता है मेटाबॉलिज्म में, बट N2 बबल्स के फॉर्म में बॉडी से वापस रिलीज होते हैं और वो बबल्स नर्व इंपल्सेस पे इफेक्ट डालते हैं जिनको हम बैंड्स और डिकम्प्रेशन सिकनेस बोलते हैं। तो ये था हमारा हेनरी लॉ की एप्लीकेशन। और लास्ट टेम्परेचर के क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी देख लेते हैं। हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाने पे KH बढ़ता था और सॉल्युबिलिटी घटती थी, तो अलग से भी पढ़ लेते हैं इफेक्ट ऑन टेम्परेचर। तो स्लाइड्स ले लेते हैं वापस से। इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, तो इसमें हमें पता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड is decreases with increasing टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घटती है बिकॉज रीजन देख लेना यहाँ पर। आपके पास एक बीकर है, ये बीकर में वाटर, हम ले लेते हैं इसमें वाटर। जैसे हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसका टेम्परेचर हमने क्या करते हैं इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इसकी जो गैसेस होती है वो सारी बाहर की तरफ रिलीज कर जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा है टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ाने पे जो एंट्रोपी है वो भी बढ़ती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर some gases are expelled out। ठीक है,
टेम्परेचर बढ़ाने पे जो गैसेस है वो बाहर की तरफ रिलीज कर जाएगी, गैस निकल जाएगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्यों कम होती हो जाती है? क्योंकि गैसेस एक्सपेंड कर जाती है, बाहर की तरफ निकल जाती है। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी है, वो देख लेना इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एग्जाम्स में एक्सेप्शनल केस। तो solubility of some springly soluble gases, some springly soluble gases like H2 and inert gas. Solubility of some springly soluble gases like H2 and inert gas is increases, ये increases का सिंबल है with increase in temperature। ये काफी इंपॉर्टेंट है, increase in temperature। कुछ गैसेस जो होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे उनका solubility बढ़ जाता है, वो भी किसके अंदर? स्पेशली इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट like alcohol, acetone and some hydrocarbons। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ गैसेस ऐसी होती है जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है, तो कौन सी गैसेस है? ये एक्सेप्शन केस है, हाइड्रोजन और इनर्ट गैस। वो भी सॉल्वेंट कौन सा होना चाहिए? सॉल्वेंट होना चाहिए नॉन एक्वस, अल्कोहल, एसीटोन, हाइड्रोकार्बन्स। इनको छोड़ के जो बेसिकली जनरली, बट क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घट जाती है क्योंकि गैसेस एक्सपेंड आउट कर जाती है, और ली-चैटले प्रिंसिपल भी यही एक्सप्लेन करता है। तो आज हमने पढ़ा है सॉल्युबिलिटी, सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड और हेनरी लॉज। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप नोट कर लीजिए एंड बाय।